द पीपल्स करंट में आपका पुनः एक बार स्वागत है। तमिलनाडु में आज एक मीटिंग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुलवाई, जिसमें कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल भी हुए। और ये मीटिंग इस बात को लेकर है कि परिसीमन जो आयोग है, डेलिमिनेशन जो है, तो इसके तहत देश का जो लोकसभा, पार्लियामेंट और विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बॉर्डर और उनकी रचनाएं और उसकी संख्या निर्धारित करने का काम परिसीमन आयोग का होता है और जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इस परिसीमन आयोग ने जो निर्णय लिया होता है उसको आप अदालत में भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए यह बात फाइनल हो जाती है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन सी बना लेते हैं तो इसको लेकर चिंता जो एम.के. स्टालिन और साउथ के जो राज्य है उन्होंने जो जताई है, ताकि इसमें कुछ बातें जो है वो निर्भर ऐसी कर रही है कि भारत का अगर हम भौगोलिक प्रदेश अगर देखें तो भारत के भौगोलिक प्रदेशों में जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का साक्षरता का जो प्रमाण है, केरल तो हम जानते हैं कि आज देश में सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश जो है केरल है। तमिलनाडु भी साक्षरता में आगे है और सामाजिक रिवाजों में भी वो कई गुना ज्यादा विकसित फॉर्म में नजर आता है। तो इन राज्यों की जो चिंता है कि परिसीमन के द्वारा दक्षिण राज्य जो है इनके जो लोकसभा या विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, हालांकि विधानसभा पर किसी का ज्यादा जोर नहीं है, जोर है वो लोकसभा को लेकर। उनका कहना यह है कि हमारे जो राज्य है, हालांकि पंजाब के भी मुख्यमंत्री वहां पर गए हुए, आज चेन्नई के एक होटल में जो मीटिंग भी चली, परिसीमन को लेकर उनका जो कहना है कि लोक संख्या ये आधार नहीं बनना चाहिए परिसीमन के लिए, गठित करने के लिए। यदि लोक संख्या आधार अगर बनता है तो हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले आरएसएस के प्रमुख ने भी एक बात कही थी कि लोक संख्या आपको बढ़ानी है, और उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को एक बात जाहिर से कह दी थी कि आप अपने परिवार में 4, 5, 6 बच्चे पैदा करो। तो इसका सीधा सा अर्थ ये भी होता है कि उत्तर भारत में जनसंख्या कुछ सालों में बढ़ी। अभी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है या विधानसभा की जो है वो मर्यादा जो मतदार संघ की होती है उसको लेकर जो लोक संख्या निर्धारित है वो 1971 में जो जनगणना हुई है उसके तहत, उसके आधार पर वो आज तक चली है। 2026 के बाद इसका पुनर्गठन करना है, लेकिन हालांकि 2021 की जनगणना नहीं हो पाई। हो सकता है कि आने वाले 2-4 महीनों में या साल भर में केंद्र सरकार जनगणना भी कर ले और वो नए आंकड़ों की जो संख्या है वो परिसीमन आयोग के द्वारा किसी भी मतदार संघ को निर्धारित करने के लिए भी वो लागू किया जा सकता है। लेकिन सही मायने में अगर ये प्रश्न है तो प्रश्न इस तरह से होते हैं कि हम प्रागैतिक विचार जो कहते हैं, जिसे हम अन्य भाषाओं में पुरोगामी भी कहते हैं, तो जहां से समाज जो होता है आगे जाता है, ऐसी जो घटना होती है समाज का आगे जाना, आगे जाना मतलब क्या होता है कि समाज एक विकसित अवस्था को आता है, शिक्षा को लेकर, उनके इनकम को लेकर, उनके उत्पादकता को लेकर, उनके शहरों का, उनका पानी, उनकी सेहत, ये सारी जो सिस्टम होती है इसको लेकर समाज जब उसको अपने बलबूते पे हासिल करता है तो समाज निश्चित तौर पे विकसित समाज, प्रागैतिक समाज या पुरोगामी समाज होता है। और ये हासिल करने के लिए जो सबसे प्रधान जो बल होता है वो होता है शिक्षा। शिक्षा जिस प्रमाण में हम ग्रहण करेंगे उस प्रमाण में हमारी सोच बढ़ेगी। हमारी सोच जब बढ़ती है तो हर शिक्षित परिवार या शिक्षित व्यक्ति यह सोच पैदा करता है कि हमारे घर में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनकी सेहत अच्छी रहे, उनको पीने का पानी अच्छा मिले, उनको खाने का जो हम देखते हैं कि भारत के आज भी हम भूख के इंडेक्स में हैं दुनिया के, तो बहुत पीछे है कि भूख के इंडेक्स में हमारी देश की जनता आज भी एक वक्त भूखे गुजारती है। और हम देखते हैं कि हमारे देश के बच्चे जो है 5 साल के अंदर जो बच्चे हैं आज भी उनका कुपोषण होता है। तो जो पढ़ा लिखा तबका होता है, पढ़ा लिखा परिवार होता है, व्यक्ति होता है, वो सबसे पहले यही सोचता है कि हम
जिन बच्चों को जन्म देंगे उनकी शिक्षा, उनकी सेहत ये अच्छी होनी चाहिए, उनका खान-पान अच्छा होना चाहिए, उनका संवर्धन अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए आज वो ये सोचते हैं कि परिवार में कम से कम बच्चे हों। बहुत सारे परिवार जो पढ़े लिखे होते हैं ये सोचते हैं कि परिवार में एक ही बच्चा हो। कुछ समय पहले हमारे देश की एक घोषणा रही थी, हम दो हमारे दो। तो तब से लेकर दो परिवार में दो बच्चे हो इसको लेकर बातें चली। तो जो प्रागतिक प्रगति की दिशा में जो लोग जाते हैं वो ये सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम अच्छी जिंदगी दें और इसलिए उस जनसंख्या को कम करने के लिए वो सोचते हैं। और इसी का नतीजा होता है कि उनके जो इनकम सोर्सेस होते हैं उनके अंदर उनका जो इनकम होता है उनके अंदर परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका अच्छी शिक्षा, सेहत, लालन पालन वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जहां शिक्षा का अभाव है, जहां धार्मिकता भी अपने गुमान पे होती है और वैज्ञानिक तरीके से सोचने की जो बात होती है वो जो नहीं करते तो वो फिर अपने परिवार में जनसंख्या बढ़ा लेते हैं। तो वो ये नहीं सोचते कि परिवार के बच्चों को अच्छी सेहत मिले, अच्छी शिक्षा मिले, रोजी रोटी के लिए कोई भी श्रम का काम वो करने लग जाए। 18 साल से पहले हालांकि भारत में बाल मजदूरी पर अब भी बंदी है, उसको प्रतिबंध किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम कई शहरों में देख लेते हैं छोटी मोटी होटल्स में, छोटी मोटी जगहों पे कई सारे बच्चे हमको काम करते हुए दिखाई देते हैं। वहां के लेबर जो कमिश्नर होते हैं वो कितनी वहां पे ख्याल रखते हैं इस सब बातों का, तो यह अलग बात है। लेकिन फिर भी हम अगर देखें 18 साल की जो उम्र होती है बच्चों की काम करने की, आज अगर हम देखें तो भारत के कई राज्य, विकसित राज्यों में अगर हम देखें, मुंबई की स्थिति अगर देखें, चेन्नई की स्थिति देखें, दक्षिण के राज्य हम कहीं भी देख ले, महाराष्ट्र से आगे जो भी राज्य होते हैं, तो यहाँ पर उत्तर भारतीय युवाओं की संख्या बहुत पैमाने पे होती है। बहुत मजदूरी का श्रम का काम वो करते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अंग मेहनत जो होती है, शारीरिक मेहनत जो होती है, वो करके वो मजदूरी हासिल करते हैं। तो हालांकि उनका रहन सहन अपने गांव में होते हैं, यहाँ पर आते हैं 4-6 महीने काम करते हैं, फिर 2 महीने गांव पे चले जाते हैं। तो उधर अगर हम देखें तो परिवार का नियोजन के बजाय परिवार बढ़ाया भी जाता है। तो इसी को चलते एम के स्टालिन को जो अपनी बात उन्होंने मुखर तौर पे जो लाई है, तो उनको इस बात पे एक अंदेशा है कि उत्तर भारत की जो जनसंख्या है, आबादी जो है, वो बहुत बढ़ चुकी है और दक्षिण भारत जो शिक्षित रहा, मध्य भारत से लेकर आज महाराष्ट्र में भी अगर हम देखें तो कई सारे परिवारों में एक से ज्यादा बच्चे नहीं है। बहुत कम परिवार है कि उनमें 2 बच्चे कम से कम है और यहाँ तो कानून ही बन गया है 2005 के बाद अगर किसी परिवार में 2 से ज्यादा सदस्य है, बच्चे पैदा हुए हैं, तो वहां उस परिवार का कोई भी आदमी ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं रह सकता होगा या उसकी नौकरी को लेकर बहुत सारे नियम यहाँ पे बन गए, कानून ही बन गया। तो ऐसी स्थिति जहां जिन राज्यों में है तो उन राज्यों में लोक संख्या मर्यादित की गई है और जहां पे ये नियम और ये कानून नहीं है उन्होंने इस संदर्भ में अपनी लोक संख्या बढ़ाई। तो ये एक असमान लोक संख्या का एक दृश्य परिदृश्य जो नजर आ रहा है और स्टैलिन का जो डर है या छोटे राज्यों या दक्षिण राज्यों का जो डर है वह यही है कि कहीं ना कहीं लोक संख्या को आधार अगर बनाया गया तो हमारा जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है वो घट जाएगा। अगर लोकसभा में प्रतिनिधित्व घट जाएगा तो दक्षिण भारत कभी भी केंद्र की सत्ता में एक संतुलन नहीं बना पाएगा, ये उनका डर है। और इसके लिए क्या होना चाहिए? जब हम प्रागतिक की दिशा में जाते हैं, प्रगति की दिशा में जाते हैं, बढ़ते हैं, तो यह सोचना चाहिए, उनका मानना यह है कि जिन राज्यों का जीडीपी ज्यादा है, जिन राज्यों के लोगों का जो पर व्यक्ति जो इनकम है वो ज्यादा है, जिन राज्यों की शिक्षा या जिन राज्यों में साक्षरता ज्यादा है, ऐसी कई सारी चीजें जो है ये परिसीमन का आधार बनाई जाए और लोकसभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा की तो हर स्टेट में रहेगी, लेकिन खासतौर पे लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी उसको बनाने में इसका आधार लिया जाए, यह मांग है। हालांकि इस पे केंद्र सरकार कितना सोचेगी ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये केवल ये संख्या को ही निर्देशित करके काम नहीं चलेगा। दूसरी ओर अगर हम देखें तो मोदी सरकार के सत्ता में ही महिलाओं का 30% आरक्षण का बिल भी, विधेयक भी पास हुआ,
जो कानून का रूप लिया, लेकिन उनको 2036 के बाद वो महिलाओं का आरक्षण मिलेगा। तो अभी जो परिसीमन जो होगा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, क्या उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं, ये भी सवाल अपने आप में पैदा होता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो भारत के हर स्टेट में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो अधिकार एससी एसटी समाज को, ओबीसीओ को रिजर्वेशन के तौर पे, प्रतिनिधित्व के तौर पे जो दिए हैं, केवल पॉलिटिक्स में नहीं, शिक्षा में, नौकरी में और राजनीति में एससी एसटी को भी दिए। हालांकि कुछ राज्यों ने ओबीसीओ को स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं जो होती है उसमें भी आरक्षण दिया, हालांकि उसको लेकर बहस और बहुत सारे केसेस अब भी सर्वोच्च न्यायालय में जारी है। तो ये बातें अगर देखें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में कहीं ना कहीं मिडिल क्लास भी पैदा हो गया। जब मिडिल क्लास पैदा हो जाता है शिक्षा को लेकर, वो ये सोचता है कि हमें अगर आगे जाना है, प्रगति की दिशा में अगर जाना है, तो हमारा परिवार सीमित होना चाहिए। तो हो सकता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग भी देश भर में जो अपने परिवार को सीमित करके रखे हुए, तो इसका भी असर यदि नई जनसंख्या की जनगणना होती है और उसमें अगर शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या अगर कम दिखाई दी उनके प्रगति के कारण, तो क्या उनकी भी प्रतिनिधित्व की संख्या वो कम हो जाएगी, ये भी डर है। इस पे हो सकता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती के लोग जो दलित आदिवासी कहलाते हैं उन्होंने भी सोचना चाहिए। हालांकि हम क्या होता है कि जब तक सवाल खड़े नहीं होते हैं तब तक हम उस दिशा में सोचने की बात भी नहीं करते, और इसलिए समय पे जो नौबत खड़ी हो जाती है वो नौबत को लेकर, वो समस्या के खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं और तब तक समय चला जाता है। दूसरी अगर बात हम करें तो देश भर में अगर हम देखें तो देश भर की लोक संख्या, जनसंख्या जो है, तो वो जिसको आधारभूत बनाया जाए, 1971 की लोक संख्या आज के लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आधार अगर बनाई गई है, तो नए परिसीमन के लिए 2001 का आधार बनाया जाए या 2011 का बनाया जाए। हालांकि 2021 का तो हुआ नहीं, और अगर समझो 2026-27 में अगर यह हो जाता है, जनगणना का काम अगर हो जाता है, क्या उसको आधार बनाया जाए, इस संदर्भ में भी कोई स्पष्टता अभी नहीं है। हालांकि आज समाज जो है जब प्रगति की दिशा में जाता है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, दंडित नहीं होना चाहिए। अगर प्रगति की दिशा में जाकर अगर उस समाज समूह को दंडित किया जाता है, अगर दक्षिण भारत या मध्य भारत या देश के तमाम लोग जो शिक्षा ग्रहण करके अपने परिवारों को सीमित करते हैं, क्योंकि परिवारों का अच्छा लालन पालन हो, शिक्षा और स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, इसलिए अपने बजट में अपने परिवार को जो आवक होती है उसमें ही उनका सब कुछ निर्भर हो, इसके लिए जो सीमित परिवार किया जाता है शिक्षित लोगों द्वारा, क्या उनको इससे दंडित किया जाएगा? तो ये बात चलती है। तो ये केवल संख्या परिसीमन करने की बात नहीं है, तो ये प्रगति की दिशा में, पुरोगामी दिशा में अगर हम जाते हैं तो उस दिशा में जाने को अगर दंडित किया गया तो समस्त भारत का समाज अपने आप को प्रतिगामित्व की ओर ले जाने में मुड़ जाएगा, और ये देश के लिए, और सबसे ज्यादा जो इस देश में समाज को समता की दिशा में, समानता की दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात हो। तो तमिलनाडु के सीएम या मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उनका जो ये रवैया है, हो सकता है कि उनसे हमारे मतभेद भी हो सकते हैं या अन्य चीजें भी हो सकती है, लेकिन इसमें एक जो बात निर्भर होती है, तो हम अगर प्रगति की दिशा में जाते हुए अगर दंडित हुए तो उसका परिणाम आने वाले समय में देश के कई समस्याओं पर होगी। और वो समस्या आज ये बातें है कि पानी जो उपलब्ध है, पानी के जो रिसोर्सेज है, आज ही ग्रामीण समाज को पीने का पानी पूरी तरह से और शुद्ध तरीके से नहीं मिल पाता है। दूसरी बात कि रोजगार जो है, गांव में तो कहीं रोजगार बचे ही नहीं है, गांव में कोई कल कारखाने नहीं है, तो लोग शहर की ओर भागते हैं और शहर में झोपड़ी झुग्गियां बढ़ जाती है, तो इसको लेकर भी एक असंतुलन हो जाता है। अगर हम महाराष्ट्र का चित्र देखें, विधानसभा का अगर चित्र हम देखें, तो महाराष्ट्र के विधानसभा पर आज भी ग्रामीण लोक प्रतिनिधियों का एक अच्छा वर्चस्व है, और भारत में या महाराष्ट्र में विकास की दिशा में या प्रगति की दिशा में जाने के लिए सही काम करने की जो आवश्यकता है वो ग्रामीण इलाकों में है।
यदि शहरों की लोक संख्या अगर बढ़ गई है और गांव अगर सूखे पड़ रहे हैं या ओस पड़ रहे हैं, तो इसका भी परिसीमन के सीमाओं को लेकर एक निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। यदि भारत के सत्ता केंद्र में अगर ग्रामीण इलाकों से आए हुए लोक प्रतिनिधित्व कम हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों को इसकी जो नौबत आएगी वो झेलनी होगी। तो केवल ये दक्षिण राज्यों का ही समस्याओं की बात नहीं है, तो महिलाओं का परिसीमन के अंदर उनके रिजर्वेशन की बात कैसे होगी, क्या होगी, ये भी बात है। दूसरी बात, अगर शिक्षित दलित आदिवासी समाज की अगर संख्या कम होती है उनके शिक्षा के आधार पर, तो उनका प्रतिनिधित्व क्या कम होगा। दूसरा कि इन सारी चीजों को हासिल करने के बाद, प्रागतिक दिशा में जाने के बाद, क्या इस तरह से दंडित होना ये सही बात रहेगी। ये सारे सवाल है और इन्हीं सवाल को लेकर आपको भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते सोचना है और सोचकर आपकी सोच क्या है ये हमें हमारे कमेंट्स में बताना है। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्त परिवारों को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। धन्यवाद।